हेलो गाइस, कैसे आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, अपनी अपनी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 10 में हिस्ट्री, जिसको हम इतिहास के नाम से जानते हैं। चैप्टर फर्स्ट है, जिसमें पहला जो चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद। इससे पहले क्लास में हम पहले डिस्कशन कर चुके इसके बारे में। यूरोप में राष्ट्रवाद में क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, कितने चैप्टर्स इंपॉर्टेंस है हिस्ट्री में, और सामाजिक विज्ञान में कितने बुक्स है और कितने बुक से कितने कितने नंबर के पूछे जाते हैं, सारा चीज हम लोग पहले डिस्कशन कर चुके हैं अगले वाले क्लास में। अगर वो वीडियो अभी तक नहीं देखे आप तो जाके जरूर देख ले, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, ठीक है। तो शायद आज मैं कुछ बताऊंगा तो थोड़ा कंफ्यूजन लगेगी, आपको कुछ समझ में ना आएंगी, बट कोई दिक्कत नहीं है। मैं पूरा क्लियर करूंगा। लेकिन मैं आज सिर्फ यूरोप में राष्ट्रवाद में सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाला हूं, ठीक है, जो मेरा एग्जाम के अकॉर्डिंग आता है, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। जो एग्जाम के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को आज हम लोग देखेंगे। क्लियर है? तो वीडियो का स्किप मत करिएगा, वरना आपको समझ में नहीं आएगी, ठीक है। वीडियो का स्किप करिएगा तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाली है। तो चलिए, मैंने पहले यहाँ पे लिखा है क्लास 10 में जो मेरा इतिहास बुक जो है, हिस्ट्री, इंग्लिश में हिस्ट्री कहते हैं, चैप्टर फर्स्ट है मेरा। क्या बोले? चैप्टर फर्स्ट है। चैप्टर फर्स्ट में मेरा जो है वो है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय भी बोल सकते हैं, या फिर यूरोप में राष्ट्रवाद, कोई दिक्कत नहीं है, आगे लिखना है तो आपकी मर्जी। ओके, एंड यहाँ देखिए मेरा पहला जो क्वेश्चन है काफी वीवीआई क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसे आपको समझना, याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है। आज आपको रटने की जरूरत नहीं है, आपको समझाऊंगा ताकि आपको रटना ना पड़े, ठीक है। क्वेश्चन को रटने से कोई फायदा है नहीं जब तक आप उसे समझते नहीं है। तो मेरा जो पहला क्वेश्चन है वो है राष्ट्रवाद क्या है, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 2 नंबर में पूछे जाते हैं। एंड दूसरा क्वेश्चन है नेपोलियन कौन था। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये बिहार बोर्ड में 2 मार्क में पूछे जा चुके हैं। एंड तीसरा क्वेश्चन है नेपोलियन ने यूरोप के लिए क्या किया। देखिए, यूरोप में राष्ट्रवाद में जो भी चर्चा होगा वो यूरोप से रिलेटेड होगा, क्योंकि यूरोप का ही राष्ट्रवाद है ना। जैसे हम लोग भारत का राष्ट्रवाद पढ़ेंगे, चैप्टर 4 है हिस्ट्री का, तो उसमें सिर्फ भारत के बारे में चर्चा होगी। लेकिन अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं यूरोप में राष्ट्रवाद, सिर्फ यूरोप के बारे में चर्चा होगा, ठीक है। जितने भी लोग आएंगे सभी यूरोप पे राज करके गए होंगे, यूरोप के कुछ देशों पे राज करेंगे, ठीक है। तो काफी डिटेल्स में पढ़ेंगे, बट अभी पिछले वाले वीडियो नहीं देख जाएगा, जाके देख ले, आपको क्लियर हो जाएगा यूरोप में कितने देश थे, कौन सा देश है, नहीं है, सारा चीज आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं अभी बात करूंगा सिर्फ यूरोप में राष्ट्रवाद में जो मेरा पहला चैप्टर, उसमें जो टॉपिक्स मैंने बताया था, कितना टॉपिक्स पढ़ना है हमें, कौन कौन टॉपिक इंपॉर्टेंस है, वो पहले ही मैं बता चुका हूँ, इसी को मैं डिस्कशन कर रहा था। ये सब चीज मैं पहले बता चुका था, ठीक है। तो मेरा जो पहला क्वेश्चन था वो राष्ट्रवाद था, एंड नेपोलियन कौन था दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन नेपोलियन ने यूरोप के लिए क्या किया, एंड चौथा क्वेश्चन है नेपोलियन को यूरोप से क्यों प्लान करना पड़ा, मतलब क्यों भागना पड़ा, ऐसा क्या कांड कर दिया था, ऐसा क्या किया था नेपोलियन ने यूरोप में, यूरोप के साथ। तो क्लियर है? तो चलते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रवाद क्या है, उसके बाद हम लोग देखेंगे नेपोलियन कौन था, उसके बाद देखेंगे नेपोलियन ने यूरोप के लिए क्या किया, एंड उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, नेपोलियन को यूरोप से क्यों प्लान करना पड़ा, आई मीन भागना पड़ा, ठीक है। तो ये मेरा 4 क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, वीडियो का स्किप मत करिए वरना आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अगर इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट भी कर सकते हैं। बाय द वे मैं क्वेश्चन से करूंगा तो आपको नोट तो करिए लीजिएगा। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, राष्ट्रवाद क्या है। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है, पहले मैंने लिखा है यहाँ पे राष्ट्रवाद क्या है। जैसा कि मेरा पहला क्वेश्चन था राष्ट्रवाद क्या है, पहले क्वेश्चन को मैंने लिया है। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, राष्ट्रवाद क्या है। तो मैं देखिए सबसे पहली बात की, जो हम लोग गांव समाज में रहते हैं और जो गांव समाज हमें सिखाती है ना, किसी का आदर करना, हमें गांव में किस तरह रहना चाहिए, किसी सीमा में रहना चाहिए, किस सीमा के बाहर हमें नहीं जाना चाहिए, किसी मतलब जो होता है रूल रेगुलेशन होता है गांव में, उसी हमें उस रूल रेगुलेशन के हिसाब से हमें गांव में रहना होता है। लाइक वैसे ही कह सकते हैं कि वो भी एक राष्ट्रवाद है। क्या है? ये भी मेरा एक राष्ट्रवाद हुआ, जो हम गांव के अकॉर्डिंग रहते हैं। बाय द वे मान लेते हैं कि गांव में तो किसी का मर्डर आप नहीं कर सकते, क्योंकि ये सीमा के खिलाफ है, ये रूल के खिलाफ है। अगर आप करते तो उस पर आपको कानूनी जुर्म है ना, ये कानूनी खिलाफ है और उस पर आपको कार्रवाई की जाएगी। तो वैसे ही मतलब गांव में जो चीज हमें सिखाया जाता है, जो मेरा सीमा होता है, उसी को हम कह सकते हैं राष्ट्रवाद है। क्या कह सकते हैं बाबू, उसी को हम राष्ट्रवाद कहते हैं। जैसे हम लोग गांव में रहते हैं तो दोस्त यार से मिलते हैं, दोस्त यार एक जुट बनाते हैं, एक समूह बनाते हैं। अगर बाय द वे कोई दूसरा गांव वाला अगर आपको कुछ कहता है, मार देता है आपके दोस्त को, तो आप लोग एक ताई बनाकर जाते हैं उसे बदला लेने के लिए। तो एक ताई हुआ ना, ये आप मतलब गांव के सीमा के खिलाफ हुआ कि मेरे गांव को बंदे कोई मार देता, ये भी एक ताई हुआ। तो ये भी एक सीमा हुआ कि हमारे गांव के अंदर कुछ प्रॉब्लम ही नहीं होना चाहिए, हमें गांव में कुछ देख के सीखना चाहिए, और हमें गांव में धीरे धीरे सीखते सीखते हमें अपने गांव को डेवलप करनी चाहिए, और ये धीरे धीरे प्रक्रिया हमारा चलता रहना चाहिए। तो यही इसी को हम कहते हैं राष्ट्रवाद, ठीक है। तो मैंने देखिए इसी में क्या लिखा है, काफी आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगी। तो मैंने लिखा है कि इसको हम
आसान भाषा में यूं कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि किसी भी भौगोलिक सीमा क्षेत्र, मतलब कोई भी क्या है, एक भौगोलिक सीमा है जो उसके पार आप नहीं जा सकते। एक सीमा होना चाहिए। किसी भी जिंदगी को जीने के लिए एक सीमा की जरूरत होती है। अगर आप सीमा से पार जाते तो लोग आपको पागल भी कह सकते हैं, यार पागल है। तो देखिए, किसी तरह आप बच्चे तले ज्यादा आप हंसी मजाक करिएगा तो आपको बच्चा थोड़ा रिस्पेक्ट भी नहीं करेगा। आपके लिए कुछ सीमा होना चाहिए। अगर बच्चे से ज्यादा घुल मिल जाएगा तो आपको वहां पे इज्जत नहीं मिलेगी। तो वो भी एक सीमा होता है। आपको वहां सीमा ही तक आप बच्चे के साथ लिमिट में ही आप उसके साथ मस्ती कर सकते हैं। तो ये एक सीमा होती है। तो सबका एक भौगोलिक सीमा होती है, सीमा क्षेत्र है। सीमा क्षेत्र के अंदर आने वाले वह लोग जो एक दूसरे के लिए, क्या बोले, एक दूसरे के लिए एक टाई, क्या हुआ, एक टाई होना, एक टीम, एक टाई होना चाहिए, एक मतलब मेल होना चाहिए, एक टाई और आपस में संयोग बोले तो एक दूसरे में मेल भाव होना चाहिए। आपस में संयोग, एक दूसरे को मिल के रहना चाहिए। आपस में संयोग की भावना, मतलब भावना मतलब विचार, सोच, एक दूसरे में मेल खानी चाहिए। ठीक है, भावना जो साथ धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। इसी चीज में हम क्या करते हैं, अगर अपने दिल में, जैसे आप है और मैं हूं, अपने दिल में क्या होता है, जम रहा है ना, भावना अच्छा है, आपका भावना अच्छा है, मेरी भावना अच्छा है, दोनों आदमी में जम रहा है। तो ये चीज धीरे धीरे क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। तो उसी को कहते हैं, तो मतलब आपस में संयोग की भावना जो साथ धीरे धीरे बढ़ती चली जाए, उसे हम राष्ट्रीयवाद कहते हैं। सिंपल है, काफी आसान है। अरे ये डिफिनेशन को रखने की जरूरत है। जो गांव में हम लोग रहते हैं, गांव में क्या कहते हैं कि रहन सहन, भाव विचार, बातचीत, है ना, आपस में मेल जोल, एक एकताई, टीम के खिलाफ किसी को कोई जाना नहीं है, सीमा के पार जाना नहीं है, सीमा के अंदर ही रहना, लिमिट होना चाहिए। भाई गांव में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, गांव के खिलाफ लोगों के साथ क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये मान लो किया क्या एक राष्ट्रीयवाद है। वैसे इसी तरह से हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीयवाद क्या है। तो आपको इतना डिफिनेशन मैंने काफी आसान लैंग्वेज में आपके लिए लिख दिया है। इसे याद कर लीजिए, 2-3 बार पढ़ेंगे आपको दिमाग में बैठ जाएगा। अब हम लोग चलते हैं नेपोलियंस कौन था, इसकी ओर चलते हैं। इसके बारे में काफी डिटेल्स में पढ़ेंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा पर टेंशन मत लीजिएगा, काफी आसान तरीके से आपको बताऊंगा। नेपोलियंस के बारे में कभी भूल नहीं पाओगे। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। नेपोलियंस का अगर आप इसे नोट करना चाहते हैं तो इसे नोट कर ले। बाय द वे हम लोग चलते हैं आगे, नेपोलियंस को देखते हैं, नेपोलियंस कौन था। तो चलिए अब आइए, अब हम लोग यहाँ देखते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है नेपोलियंस कौन था। ठीक है, यहाँ पे इतना देख के घबराइएगा मत कि बहुत बड़ा है तो इसे याद नहीं कर सकते। ठीक है, काफी छोटा है, बस आपको थोड़ी सी कंसेप्ट की जरूरत है। अगर आपको कंसेप्ट पता चल गया ना तो आप इसे माइंड में यूं सेट करेंगे जैसे कि हवा आता है और इस साइड से इस निकल जाता है कि नहीं, वैसे याद रख सकते हैं आप। देखिए कैसे, काफी आसान वे मैंने लिखा है। और बाय द वे अगर 2 नंबर में पूछे तो आप 2-3 पॉइंट याद रखिएगा, 2 नंबर में लिख दीजिएगा। और 5 नंबर में पूछे तो क्या करना है, तो भाई ये तो है ना, इतना दिमाग में बैठा के रखना है, हो जाएगा। तो मैंने हर पॉइंट को एक बारीकी पॉइंट से लिया है, काफी आसान तरीके से मैंने लिया है। देखिएगा बहुत ही इजी है, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है, इसे बस आराम से समझिएगा। ठीक है, तो देखिए मैंने लिखा है यहाँ पे कि नेपोलियंस कौन था। तो मैंने लिखा है कि इतिहास में नेपोलियंस विश्व के सबसे महान सेनापतियों में गिना जाता है। मतलब जब भी कभी भी अगर सेनापतियों की बात आए, सेनापति को विश्व में सबसे महान किसे गिना जाता है, नेपोलियंस को। एक सेनापति में सबसे महान सेनापति उसे गिना जाता है जब इतिहास को उठाया जाए तब। तो ये एक पॉइंट याद रख सकते हैं, मतलब नेपोलियन जो था वो मतलब विश्व का सबसे महान सेनापति था। क्या था बोले, सबसे महान सेनापति। नेपोलियन जो था विश्व का सबसे महान सेनापति था। एक पॉइंट हुआ, आप इसे याद रख सकते हैं, बाद में आप लिख लेंगे बाद में। आगे कहता है कि इनका पूरा नाम नेपोलियंस बोनापार्ट था। क्या था बाबू, नेपोलियंस बोनापार्ट। वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है ना, एक मैं देख लेता हूं। हाँ वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है भाई, थोड़ा कंफ्यूजन था, मेरे को लगा वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो रहा, बेवजह मैं यहाँ पे स्टडी करा रहा हूँ आप लोगों को। तो मतलब उसका जो पूरा नाम था नेपोलियंस का, वो था नेपोलियन बोनापार्ट। क्या था बोले, नेपोलियंस बोनापार्ट था। इनका जन्म, अब याद रखिएगा है ना, ये भी एक पॉइंट है। नेपोलियंस का पूरा नाम क्या था बोले, ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग अब भी याद रख सकते हैं। बाय द वे अगर आपको सब्जेक्टिव लिखना है तो इस तरह से याद रखना पड़ेगा। इसका जो जन्म हुआ था वो 15 अगस्त 1769 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। कब हुआ था बोले, 17 अगस्त 1969 ईस्वी में। ठीक है, इस तरह आप इसे याद रख सकते। पहला पॉइंट मेरा ये हो गया, दूसरा पॉइंट मेरा ये हुआ, और ये हो गया मेरा तीसरा पॉइंट।
है कि नहीं। पॉइंट दे देता हूं कि आप याद रखिए, आप लिखने में काफी आसान होगा। ठीक है, यहां तो हो गया क्लियर। वह जन्म में कहा, मतलब 15 अगस्त 1769 ईस्वी में हुआ था। वह इतिहास के सबसे महान विजेताओं में से एक था। मतलब भैया चौथा पॉइंट मेरा निकला महान विजेता, मतलब वो कभी हारता ही नहीं था। क्या, वो कभी हार नहीं मानता था। वो हमेशा जितना भी यूरोप में क्रांति हुआ सभी क्रांति को जीतता चला गया, वो कभी नहीं हारता। लेकिन कहता है ना कि जिंदगी में सभी का अंत है, कोई भी अमर नहीं है। तो वो मतलब इतिहास में सबसे महान विजेताओं में से एक था। वो कभी हार नहीं मानता था, वो कभी हारता ही नहीं था। उसके सामने कोई रुक नहीं पा रहा था। मतलब क्या था कि जब कहता ना कि किसी के साथ दौड़ आता, कहता तुम्हारा समय चल रहा है, मेरा दौर आएगा, तो वैसे ही है। तो नेपोलियन का दौर चल रहा था, तो मतलब बोला जाए तो उसके सामने कोई भी नहीं रुक पा रहा था। जो भी आ रहा था, जो भी क्रांति कर रहा था, क्रांति की जीत किसी होती थी, आंदोलन जो करता था, तो आंदोलन का जीत हमेशा नेपोलियंस का होता था। वो बहुत दिमाग लगाता था अपने आप को। तो ये आप कह सकते हैं कि उसके सामने कोई भी रुक नहीं पा रहा था, क्योंकि वह महान विजेताओं में से एक था। जब तक कि उसने 1812 में रूस पर आक्रमण नहीं किया, मतलब उसके सामने कोई नहीं टिक पा रहा था। तो मतलब कई आंदोलन नेपोलियंस ने जीता, ठीक है, कई आंदोलन उसने किया और जीता। कितना क्रांति उसने हासिल की, जीती। तो इसीलिए उसे महान विजेता कहा जाता है। इसीलिए उसे क्या कहते हैं, महान विजेता। लेकिन उसने एक दिमाग लगाया कि रूस को भी आक्रमण कर दे, उसे भी हम क्या करें, कब्जा कर ले, लेकिन एक सौपे मारी। चलो, तो यहाँ पे था जब तक कि उसने मतलब वो कभी नहीं रुक पा रहा था, जब तक कि उसने रुका कब, जब वो रूस पे आक्रमण नहीं किया, 12 में आक्रमण नहीं किया। तो उसने कहने का मतलब ये कि जब तक कि उसने 1812 में रूस पर आक्रमण नहीं किया, जहां की सर्दी और वातावरण के कारण उसकी सेना को बहुत ही नुकसान पहुंचे, जिसके कारण उसकी सेना को, यहाँ पे सेना लिखना भूल गया, क्या लिखना बोले, सेना, उसकी सेना को बहुत ही नुकसान हुआ। क्या हुआ कि जैसे उसने क्या किया कि नेपोलियन ने सोचा कि मैं यूरोप पे कब्जा करूं, तो सारे सेना को यूरोप में उतार दिया। तो जब ये यूरोप में उतारा तो उसको कुछ मतलब व्यवस्था नहीं था उसके पास, उसके सेना के पास। तो वहां का जो वातावरण रूस का, वो सर्दी बहुत पड़ती है वहां, ठीक है, रूस में बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है, जिसके कारण उसकी सेना को बहुत ही नुकसान हुआ, बहुत ही हानि पहुंची। कई सेना मर गए, कई सेना घायल हुए सर्दी के कारण। मतलब होता है ना कि ठंडी में बहुत बंदा ठंडी लग जाती है, पांव हाथ काम नहीं करता, तो उसके कारण बहुत सारा सेना को प्रॉब्लम पहुंची, मतलब नुकसान पहुंची। 18 जून 1815 में बाटुल के युद्ध में, जैसे बाटुल का युद्ध जो चल रहा था, तो बाटुल युद्ध ने उसमें क्या किया, नेपोलियन ने उसमें बाटुल के साथ युद्ध किया, ठीक है। तो जैसे युद्ध किया तो वहां पे क्या, उस युद्ध में क्या हुआ, नेपोलियन हार गया। तो मतलब यहाँ 18 जून 1815 में बाटुल के युद्ध में हार के बाद अंग्रेजों ने उसे अंध महासागर, एक महासागर समुद्र का जो नाम है, बहुत बड़ा समुद्र है, तो उसका नाम है अंध महासागर के दूर द्वीप कहते हैं, जैसे आइलैंड होता है, पता ना, जैसे समुद्र के चारों ओर जहाँ पे जमीन निकला होता है उसे आइलैंड कहते हैं, द्वीप कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, द्वीप कहेंगे। तो कहते हैं अंध महासागर के दूर द्वीप में सेंट हेलेना, द्वीप का जो नाम था उस एरिया का नाम था, मतलब द्वीप जो था उस एरिया में जहाँ पे एरिया, उस एरिया का नाम था सेंट हेलेना। सेंट हेलेना में उसे बंदी बना लिया, समझ में आया। जैसे ही नेपोलियन से रूस पे आक्रमण किया तो सेना उतारने के बाद क्या हुआ कि रूस के जितने भी रूस में जो ठंडी का वातावरण था, सर्दी बहुत ज्यादा था, तो उसकी सेना को बहुत प्रॉब्लम हुई। जैसे वहां उसकी सेना बहुत दम तोड़ दिया। दम तोड़ने के बाद नेपोलियन वहां से भागने की कोशिश किया, इस युद्ध के बाद, बाटुल युद्ध के बाद, है ना, बाटुल के युद्ध के बाद वहां से नेपोलियन भाग निकलना चाहा, लेकिन वहां पे अंध महासागर के दूर द्वीप आइलैंड में सेंट हेलेना में उसे बंदी बना लिया गया। किसे, नेपोलियन को। 6 वर्ष के अंत में, मतलब 6 वर्ष जैसे पूर्ण ही वाला था, 6 वर्ष के लास्ट में उसकी मृत्यु हो गई। किसकी, नेपोलियन की क्या वो बोले, मृत्यु हो गई। इतिहासकारों के अनुसार अंग्रेजों ने उसे जहर देकर मार डाला, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि उसे बंदी जब भी बनाया तो 6 वर्ष तक अंग्रेजों ने उसे रखा,
और उसके बाद क्या उसे नहीं रखने का मन था तो अंग्रेजों ने उसे जहर देकर मार दिया गया। अंग्रेजों ने यह खुलासा नहीं किया कि मैंने इसे जहर दिया है, उसने बस इतना कह दिया कि वो नेपोलियन 6 वर्ष के अंत में वो मर गए। लेकिन इतिहासकारों के अनुसार होता नहीं, गांव में कुछ पता चल जाता कि नहीं भाई ऐसा हुआ वैसा हुआ, नहीं ये गलत है वो गलत है, तो वैसे ही इतिहासकारों के अनुसार पता चला कि अंग्रेजों ने नेपोलियन को क्या किया, बोले जहर देकर मार दिया। तो ये था मेरा नेपोलियन कौन था, तो ये इसका सारा इंफॉर्मेशन हुआ। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसे अगर एग्जाम में आए तो इस तरह से आप एग्जाम में लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब लोग चल जाते हैं, कहां चलेंगे, अब लोग नेपोलियन कौन था उसका कुछ वीवीआई पॉइंट्स को देखते हैं जो ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, वो चीज आपको नोट्स करना बहुत जरूरी है। मैं आपको पहले बता दूं कि आप इसमें एक कॉपी रख ले, कॉपी ले ले, जितना चीज मैं पढ़ाऊंगा सारा चीज को नोटिस करें, आपको कोई भी गाइड की जरूरत नहीं पड़ेगी, गारंटी मेरी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं। अब नेपोलियन कौन था ये हो गया, अब हम इस नेपोलियन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेपोलियन ने यूरोप के लिए क्या किया। ठीक है, तो इसे नोट करना चाहते हैं तो इसे नोट कर ले। अब आइए, अब हम लोग देख लेते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव पॉइंट है नेपोलियन के बारे में। अगर आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में अगर ये सब पॉइंट आए तो आप बिल्कुल आसान तरीके से अपना आंसर दे सकते हैं। मैंने पहला पॉइंट लिखा है कि 15 अगस्त 1769 को अजेसियो में पैदा हुआ था। कौन, नेपोलियन। कहाँ हुआ था पैदा, अजेसियो में। ये पहला पॉइंट आपके ऑब्जेक्टिव में काम आ सकता है। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात क्या होती है कि मैं वीडियो को बहुत लंबा टाइम में बनाता हूँ। क्या होता है कि मैं इसको पूरा लिखता हूँ, फिर सारे को, फिर पहले जो लिखा है उसको मिटाता हूँ, फिर सारे को लिखता हूँ, लिखने के बाद फिर क्या करता है, एडिट करके आपके सामने पेश कर देता हूँ। आपको लगता है हाल ही से लिखा गया, बहुत ही मेहनत पड़ती है यार। अभी अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटा हो गया मेरे को यहाँ पे वीडियो बनाते बनाते, यहाँ तक पहुँचा अभी 1 घंटा हुआ है, और आपको लग रहा होगा 15 मिनट हुआ होगा, नहीं 1 घंटा हो गया, क्योंकि मुझे लिखना पड़ता है, फिर उसे मिटाना पड़ता है, फिर लिखना पड़ता है, काफी मेहनत पड़ रही है। तो कोई दिक्कत नहीं, आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, है कि नहीं। चलिए, तो पहला था 15 अगस्त 1769 को अजेसी में पैदा हुआ था। कौन, नेपोलियन। दूसरा पॉइंट है उसके पिता का नाम चार्ल्स बोनापार्ट था। क्या नाम हुआ, चार्ल्स बोनापार्ट। याद रखना है, ये आपके ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग ओके, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। आगे लिखा है कि वह एक चिरकालीन कुलीन परिवार के थे। मतलब ये जो चार्ल्स बोनापार्ट था वो चिरकालीन कुलीन फैमिली से क्या करते थे, वो बिलोंग करते थे, संबंध रखते थे। तो जाहिर सी बात है जब चार्ल्स बोनापार्ट चिरकालीन कुलीन परिवार के थे तो नेपोलियन बोनापार्ट क्यों होंगे, वो भी चिरकालीन कुलीन परिवार से होंगे, है कि नहीं। तो नेपोलियन भी कहाँ के थे, चिरकालीन कुलीन परिवार से संबंध रखते थे, परिवार के थे। तीसरा मैंने पॉइंट लिखा है कि चार्ल्स बोनापार्ट ने, मतलब को नेपोलियन का बाप चार्ल्स बोनापार्ट ने लिटिसिया रेमोलिनो, एक लेडीज लड़की का नाम है लिटिसिया रेमोलिनो नाम की गर्म मिजाज की सुंदरी लड़की से विवाह किया। कौन, नेपोलियन का बाप चार्ल्स बोनापार्ट। तो उसने विवाह किया जिससे नेपोलियन पैदा हुआ, है कि नहीं। तो नेपोलियन के बाप चार्ल्स बोनापार्ट और उसकी माँ लिटिसिया रेलाम्बो ना, रेमालिनो कह सकते हैं आप। इसमें इंग्लिश में नाम था लेकिन हम हिंदी में लिखे, ठीक है। तो वो एक गर्म मिजाज की सुंदरी थी, एक गर्म मिजाज की लड़की थी, है ना। तो ये चीज आप याद रख सकते हैं। अगला पॉइंट जो मेरा था, अगला जो क्वेश्चन था वो मेरा था नेपोलियन बोनापार्ट ने यूरोप के लिए क्या किया, मतलब क्या किया, यूरोप के साथ क्या किया, आखिर यूरोप के लिए किया ही किया, उसके बारे में थोड़ा सा देखें। देखिए लाइफ में कोई भी चीज क्या होता है कि जो बंदा आपके लिए कुछ करता है ना, तो हो सकता है कि आपके लिए मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ लेकिन मैं किसी और के लिए खराब कर रहा हूँ, होता ना। तो वैसे नेपोलियन के साथ था, नेपोलियन ने किसी के लिए बहुत अच्छा किया और किसी के लिए खराब, इसीलिए बहुत कुछ उसे सहना पड़ा, उसे यूरोप से प्लान करना पड़ता है, यूरोप से भागना पड़ गया था, है कि नहीं। कभी कभी कुछ एक मिस्टेक दुनिया जिंदगी बर्बाद कर सकती है, बस वही होती है। तो वैसे मैंने लिखा है कि नेपोलियन बोनापार्ट ने यूरोप के लिए क्या किया, तो मैंने लिखा है कि नेपोलियन ने जर्मनी और इटली के राज्य को भौगोलिक नाम की परिधि से बाहर कर उसे वास्तविक एवं राजनीतिक रूपरेखा प्रदान की, जिससे इटली और जर्मनी के एकीकरण का मार्ग में बदलाव हुआ। ये आप आंसर लिख सकते हैं। तो अब ये मत कहिएगा कि ये जर्मनी क्या है, जर्मनी जो आता है ये यूरोप के अंदर आता है, क्योंकि यूरोप एक महाद्वीप है और महाद्वीप में, यूरोप महाद्वीप में टोटल 45 देश है। कितना देश बाबू, 45 देश, जिसमें से मैंने अभी 2 देश का चर्चा किया, एक है मेरा जर्मनी, दूसरा है इटली। तो मतलब नेपोलियन ने जर्मनी को और इटली के राज्य को भौगोलिक नाम की परिधि से
बाहर कर उसे वास्तविक एवं राजनीतिक रूपरेखा प्रदान की, जिससे इटली और जर्मनी के एकीकरण का मार्ग बदलाव हुआ, है ना, मार्ग में बदलाव हुआ। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, काफी आसान है कि नहीं। तो ये हो गया मेरा थर्ड क्वेश्चन। अब हम लोग चलेंगे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। आखिर नेपोलियंस को यूरोप से छोड़कर क्यों भागना पड़ा, यूरोप को छोड़कर क्यों जाना पड़ा, उसका कुछ कारण है, ठीक है। तो उस कारण को देखते ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो उसे जरूर पढ़िएगा, उसे जरूर नोट करिएगा। इसे नोट करना चाहिए, इसे नोट कर लें। और देखिए मुझे लिखने में कितना टाइम लगता है और आपको नोट करने में भी टाइम लगता होगा। इसे नोट कर ले, फिर मिटा के मैं इसे हाल से बताता हूँ कि नेपोलियंस को यूरोप से क्यों प्लान करना पड़ा, क्यों भागना पड़ा। जल्दी से इसे नोट करें। तो चलिए अब हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है जो कि हमें पढ़ना है। मेरा जो लास्ट क्वेश्चन था वो है नेपोलियंस को यूरोप से क्यों प्लान करना पड़ा, क्यों भागना पड़ा, क्यों यूरोप को छोड़ के जाना पड़ा। ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है। काफी मेहनत पड़ी यार, आज बहुत थक गया। बस ये लास्ट है, उसके बाद आप भी जा सकते हैं। तो इसे नोट जरूर करिएगा, काफी इंपॉर्टेंट मैं पहले बता दिया, काफी VPI है। क्या है ये, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसे जरूर नोट रखें, आप नोट जरूर कर ले, ठीक है। तो चलिए जैसे मैं इसको समझाता हूँ, पहले क्लियर करता हूँ, फिर आपसे थोड़ी सी गुफ्तगू करूंगा। तो मैंने लिखा है कि नेपोलियंस असीम महत्वाकांक्षी था। इसका मतलब होता है कि नेपोलियन जो बहुत ज्यादा लालची था, है कि नहीं। और लालची होना बहुत बुरी आदत है। अगर आप लालची करते हैं तो आप कहीं पे भी गिर सकते हैं। अगर आपके पास जितना है आप उतने ही में खुश रहे तो जिंदगी बहुत अच्छे से जी सकते हैं। अगर आप लालची करेंगे तो हो सकता है कि आपकी जिंदगी में कुछ ऊंच नीच का सामना करना पड़ सकता है और जिंदगी से मुंह के बल गिर भी सकते हैं। वैसे ही हुआ नेपोलियंस के साथ। तो वह एक महत्वाकांक्षी था। असीम महत्वाकांक्षी किसी आदमी के पतन का मुख्य कारण होता है। मतलब बोले तो कि लालचीपन इंसान का सबसे हारने का जो कारण होता है वो सबसे बड़ा लालचीपन होता है। किसी से टकराने का, गिरने का, ऊपर से नीचे आने का सबसे बड़ा लालचीपन होता है कि वो इंसान बहुत ज्यादा लालच कर लिया था। वैसे ही नेपोलियंस ने किया था। अब किया कैसे वो देखिए। नेपोलियंस के साथ भी यही हुआ। क्या हुआ, युद्ध में जैसे जैसे उसकी विजय होती गई, जैसे जैसे नेपोलियंस युद्ध को जीतता गया, मैंने बताया ना कि नेपोलियंस बहुत ही क्या था, बहादुर था। वो मतलब कई क्रांति जीतता चला गया, तो इसलिए उसका मतलब होगा ना, वो उसके सामने कोई नहीं टिक पा रहा था। लेकिन रूस के सामने वो गया तो वो रूस के सामने नहीं टिक पाया, तो मतलब वो रुक नहीं पा रहा था। मतलब युद्ध में जैसे जैसे उसकी विजय होती गई वैसे वैसे उसकी महत्वाकांक्षा बढ़ती चली गई। मतलब जैसे जैसे उसने युद्ध जीता वैसे वैसे उसका लालचीपन क्या हुआ, बढ़ता चला गया कि भाई अब ये जीत गया, उस पर भी आक्रमण कर, उस पर भी आक्रमण कर। ऐसे ही लालचीपन बढ़ गया, उसको भी हासिल कर लेंगे, इसको भी हासिल कर लेंगे, ऐसा वैसा सब कुछ हासिल कर लेंगे। और वह विश्व राज्य का स्थापना का सपना देखने लगा। वारे राजू, मतलब नेपोलियन ने एक ऐसा दिमाग आया कि मैं एक विश्व राज्य बनाऊंगा, मतलब ऐसा राज्य बनाऊंगा दुनिया का सबसे बड़ा राज्य हो। वो उस चीज का सपना देखने लगा था। कौन, नेपोलियन ने। अब उसे पता था कि भाई मैं सभी युद्ध जीतूंगा तो मैं एक राज्य बना सकता हूँ, विश्व राज्य के नाम से जानूंगा, उसे मैं बना सकता हूँ। वो एक सपना देखने लगा था। इसी कारण आगे लिखा है कि यदि वह थोड़े में ही, क्या होता है, थोड़े में ही वह संतुष्ट हो जाता, मतलब खुश हो जाता है ना। जितना राज्य जीता था उसी में खुश हो जाता, उसी पे राज करता, तो कितना मजा आता है ना। अपन को एक गांव मिल जाए, एक राज्य पर सिर्फ क्या, एक गांव में हुकूमत जमाने को मिल जाए तो दहशत बना देगा भाई रे। हो सकता है कि मेरे अंदर लालची बढ़ जाए तो फिर मेरा भी अंत तो है, निश्चिंत है। तो यदि वह थोड़े में ही संतुष्ट हो जाता और जीते हुए साम्राज्य की देखभाल करता, जो साम्राज्य हासिल किया था नेपोलियन ने, अगर उसे देखभाल करता और अपना समय उस पर लगाता तो उसे हार का मुंह नहीं देखना पड़ता और उसे यूरोप से प्लान नहीं करना पड़ता, मतलब यूरोप को छोड़कर नहीं जाना पड़ता। तो ये था भाई मेरा नेपोलियन को यूरोप से छोड़कर क्यों जाना पड़ा, नेपोलियंस कौन था और राष्ट्रीयवाद क्या थी, और कुछ नेपोलियंस के पॉइंट ऑफ व्यू आपको ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग बताया। तो आज की क्लास में यहीं पे स्टॉप करूंगा क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो गया है और मजा आ गया है आज, है कि नहीं।
तो आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आप इसे उतारना चाहते हैं तो नोट कर लें। और छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करूंगा कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाए, ताकि मैं अगला वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं कोई भी इंपॉर्टेंस क्लास अटेंड करूं और वीडियो अपलोड करूं वो आपको ना मिले, मैं ये नहीं चाहता। तो आपको वीडियो मिलेगी तभी जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करे बिना जाइएगा मत, एंड शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ कि ये चीज क्या है, अच्छी चीज है या खराब चीज है, इसके बारे में जरूर फीडबैक दीजिएगा। और अच्छा लगा वीडियो तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा कि वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। और अगर आप इसे नोट करना चाहते हैं तो आप इसे नोट कर सकते हैं।